हेलो। गुड इवनिंग प्रवीण, विनय, लक्ष्य, सभी को गुड इवनिंग। हाँ भाई प्रवीण, नेक्स्ट चैप्टर जो है एसी ही होगा। उसके बाद ईएमआई होगा। सॉरी, उसके बाद ईएम वेव होगा। ईएमआई तो मतलब हो रहा है। उसके बाद एसी होगा, फिर ईएम वेव होगा, और उसके बाद फिर हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स करेंगे। ये सीक्वेंस है। थैंक यू भाई कैलाश, आपको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। भाई केवीपीवाई आपको जानकारी के लिए राहुल बंद हो चुका है। ठीक है। एनटीएससी और केवीपीवाई दो एग्जाम थे। एनटीएससी भी बंद हो चुका है, जो क्लास 10th में बच्चे देते थे। और केवीपीवाई भी सरकार ने बंद कर रखा है। फर्दर कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। तो 2 साल हो चुके हैं केवीपीवाई बंद हुए। अरे एसओएफ क्या देना है? एसओएफ तो ऐसे नकली है, कोई बहुत ये नहीं है। देना है दे दो, स्कूल में आता है। एसओएफ का कोई लेना देना नहीं है। आपको देना है तो आप एनएसईपी दो। ठीक है। आरएमओ दो। इस तरीके की चीज़ें दो जिसका कुछ मतलब भी है। एसओएफ तो ऐसे प्राइवेट संस्था है, घूम घूम के स्कूलों में फॉर्म कलेक्ट करके कराती है। बट दे दो, देने में क्या जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कल जो है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी देख रहे थे, है ना। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी देख रहे थे, और उसमें हमने क्वेश्चन शुरू कर लिया था। चलिए इसी पे क्वेश्चन करते हैं। मैंने दो चीजें आपको बताई थी इंड्यूस के लिए, है ना। ई इंड्यूस की जो फॉर्मूला दो बताया था आपको, एक बाहर के लिए, है ना, आर लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए, और एक स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। सभी बच्चों को ये याद होगा होपफुली। ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमारे पास एक सर्कुलर जोन है। हमारे पास एक सर्कुलर जोन है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड है, और वो टाइम वेरिंग है। उसका रेट मेजर कांस्टेंट है, डीबी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डीबी बाई डी टी। और हमें ये दिया हुआ है कि एक रॉड है यहाँ पर, एक रॉड दिया हुआ है तुम्हें, जो ऐसे रखा हुआ है। ये रॉड जो है ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे ये रॉड रखा हुआ है। अब कोई भी, ये सेंटर से कोई, यहां पे इसका सर्कल का सेंटर होगा। ये इसका सेंटर है ना। और टोटल लेंथ इसका मान लो एल लेंथ है। टोटल लेंथ इसका एल है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है चेंजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, मैग्नेटिक फील्ड in the circular zone of radius r changing at a constant rate मतलब dv बाई डी टी। ठीक है, आपको बताना है फाइंड इंड्यूस ईएमएफ across the rod, find induced EMF across the rod। तो इस रॉड के क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ हमें बताना है। इस रॉड के क्रॉस हमें क्या करना है? इंड्यूस ईएमएफ बताना है। टेलीग्राम ग्रुप के लिए समय ही नहीं है।
ज्यादा जरूरी इस पे आते हैं, करते हैं, करेंगे, आपके वो फरमाइश भी पूरी करेंगे, पहले इस पे लगते हैं। तो फाइंड इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द रॉड। तो ये अपना जो रॉड है ए बी कंडक्टिंग रॉड है, इसके क्रॉस का हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसका भी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। अभी आपने क्या देखा था कि अभी जैसे रिंग था, है ना, कोई रिंग है सर्कुलर, अगर कोई मैं सर्कुलर चीज यहां पे डाल दूं तो इलेक्ट्रिक जो अपनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सर्कुलर होगी, तो वहां तो ई डॉट डीएल में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां पे देखो कि जो अपनी जो इंड्यूस होगी, जो अपनी इंड्यूस फील्ड होगी वो कैसी होगी बताओ। इंड्यूस फील्ड कैसी होगी, सर्कुलर होगी ऑब्वियसली। तो यहां पे जैसे आपने एक सर्कल दिया, ये मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के सर्कल्स बना रहा हूं, फिर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, बोलो भाई। और इस तरीके से ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपना होता जाएगा, ये तो क्लियर है। लास्ट क्लास अगर मिस कर गए हो तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई, क्योंकि थ्योरी हो चुकी है, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। आई थिंक बेटर है कि यू जस्ट कवर दिस लास्ट लेक्चर और इसको आप फिर ऑफ मतलब इसका वीडियो देख लेना, ठीक है। इरिटेशन भी होगा, हो सकता है आपको कुछ समझ में शायद ना आए, थ्योरी हो चुकी है टाइम वेरिंग की। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाए कि जो अपना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो वो कैसा होगा। अब डीबी बाई डी टी इंक्रीजिंग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डीबी बाई डी टी अपना क्या है, इंक्रीजिंग है। तो डीबी बाई डी टी जब इंक्रीजिंग है तो आप सभी बच्चों को पता है क्या होगा कि इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वो ऐसा होना चाहिए जो इस बी को क्या करे, अपोज करे। तो बताया था कि हमेशा जो ई इंड्यूस होगा वो हमेशा क्या होगा, आई इंड्यूस की डायरेक्शन में। हाँ, रोटेशन भी हो सकता है कि कल लास्ट लेक्चर हो इलेक्ट्रो का रॉनिक, तो मे बी सैटरडे या फिर ट्यूसडे को, तो मतलब मंडे को तो कंफर्म ही है, बट सैटरडे भी हो सकता है। यहां पर ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सर्कुलर होगी। तो अब देखो यहां पर इसकी डायरेक्शन मैं बना रहा हूं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहां पर रॉड पे वो कैसा होगा, रॉड पे तो वो टेंजेंशियल आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, दिख रहा है सभी बच्चों को। रॉड पे जो अपनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी टेंजेंशियल आ रही है, ये देख पा रहे हैं सभी बच्चे। तो यहां तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है वो चीज तुम्हें समझना होगा। हालांकि थोड़ा सोचोगे तो खुद भी कर ले जाओगे, ये ऐसा आएगा, है ना। चलो यहीं बना दिया है। तो अब रॉड के एलोंग जो फील्ड का कंपोनेंट है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द रॉड, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो ये ई इंड्यूस आपको दिख रहा है, ये जो ई इंड्यूस आपको दिख रहा है, किसी मैंने जनरल आर पे लिया हुआ है ना, किसी जनरल आर पे लिया है, मतलब यहां पर ये मान लो एक्स है, आप एक्स पे गए, ये एक्स पे आपने डीएक्स का एक टुकड़ा कट किया है। अब आपको यही करना पड़ेगा क्योंकि सभी को दिख रहा है कि हर जगह पे फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग अलग होगा, और ये अपना थीटा है। तो आपने थीटा पे जाके यहां पे एक dx का एक टुकड़ा कट किया है, दिख रहा है सभी को। तो ये x है और ये अपना dx है, दिख गया सभी को। अब ये बताओ कि इस dx के लिए ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इस dx के रॉड में, इसको मैं आपको यहां बना के समझाऊं तो शायद आपको और समझ में आए, तो इसीलिए यहां बना दे रहा हूं। ये dx था तुम्हारा टुकड़ा, और ये x था, देखो यही है ना। तो जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है ई इंड्यूस, वो कहां मिल रही है, ऐसे मिल रही है इस सर्कल के टेंजेंट में किसी, और रेडियस भी चेंज होगा। आप देख रहे हो कि अब यहां रेडियल डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, ये रेडियल डिस्टेंस जो r है ये वेरी करता जाएगा।
आर भी वेरी करेगा, तो हर रेडियस की इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी अलग होगा, और ये जो इसका कंपोनेंट आएगा जो रॉड के अलोंग जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा वो भी चेंज होगा। तो यहां पे चीजें कॉम्प्लिकेट होने लगती हैं। देखिए ये थीटा होगा और ये आपने बोला है एक्स और ये बोला है dx, ठीक है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई है E है ना, और ये रेडियल डिस्टेंस कौन सा है, किस रेडियल डिस्टेंस की फील्ड है, r की। तो आप मुझे बताओ कि यहां पर इस E के दो कंपोनेंट होंगे और कौन सा कंपोनेंट हमारे मतलब का होगा, जो रॉड के अलोंग होगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या होगा कि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, देखो तो ये फिर से अपने पास थीटा हो जाएगा, एंगल तो जज कर लोगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये पूरा अपना 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये एक्स एक्सिस ये वाई, तो ये फिर से थीटा। ये सभी को क्लियर हो गया एंगल, बहुत बढ़िया भाई, ई कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। तो ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो होगा दैट इज अपने मतलब का, ठीक है। तो ई कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द क्या पोटेंशियल डिफरेंस, होगा कि नहीं होगा। अभी तक तो मैंने वही कहा ना आपको कि यहां चीजें मैंने अलग लिया है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप काफी खुश थे कि ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने यहां रिंग रख दिया, ठीक है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी टेंजेंशियल है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी, ई डीएल और ये लाइन इंटीग्रल तो ई इंटू 2πr कर दिया था आपने। यहां चीजें बदल रही हैं, है ना, रॉड ले लिया है मैंने, दिख रहा है आप सभी को। तो ये अप्रोच आप जो है अब आप सीख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ई कॉस थीटा हो जाएगा बिल्कुल। तो अब ये बताओ कि ई कॉस थीटा इंटू डी एक्स, ई कॉस थीटा इंटू डी एक्स, यही तो होगा अपना डीवी। डीवी क्या लिखते हो आप, डी इंड्यूस क्या लिखोगे, इंटीग्रल ई डॉट डी एक्स। तो ई डॉट डी एक्स में अपना ई कॉस थीटा इंटू डी एक्स होगा। अच्छा ये जो ई है ये कि कहां का है, ई फॉर आर रेडियस, तो ई आर आप क्या लिखोगे, ई आर की वैल्यू सबको पता है, लास्ट टर्न पे ही हमने लास्ट क्लास में किया था। क्या होगा, इस रेडियस का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये जो इंड्यूस है इस रेडियस का, ये अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी याद रखने के लिए बोलता भी नहीं हूं, आप आराम से यहां से निकाल सकते हो। ई इंड्यूस इस सर्कल के लिए ई इंड्यूस क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पूरे जोन में आर रेडियस में है ये। तो अगर किसी बच्चे को नहीं भी याद है तो वो निकाल सकता है, हालांकि याद हो गया होगा r/2 dB/dt। तो ई इंड्यूस आप क्या लिखोगे, ई इंड्यूस इंटू डी, ये पूरे इसका जो है इस सर्कल का लाइन इंटीग्रल, ये डीएल इक्वल टू क्या होगा, एरिया। एरिया भी देखिए, एरिया भी πr² है, यहां पर एरिया भी वही है, इतने एरिया का मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो πr² dV/dt विथ माइनस साइन। तो ई इंड्यूस और डीएल हो जाएगा, ये भी इसमें भी सेम आर रहेगा क्योंकि ये तो दिख गया सभी को। तो ई मॉड क्या आएगा, इसका फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है, r/2 dB/dt। जब r सेम हो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी आर पे हो, मैग्नेटिक फील्ड का जोन भी आर पे हो। नहीं भाई कल मेरी क्लास ऑफ क्यों रहेगी, किस खुशी में ऑफ रहेगी, अभी तो इतना तुम लोगों ने छुट्टियां मनाया है। आर जो है यहां पर आर रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड है और आर ही रेडियस का आप ये निकाल रहे हो, तो ई इंड्यूस हो जाएगा r/2 dB/dt, ठीक है। अब इसका कॉस लेने वाले हो तो हमारे पास ये जो ई इंड्यूस की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, देखिए डी इंड्यूस, ये पोटेंशियल लिख रहा हूं, वो क्या होगा, ई इंड्यूस इंटू डी एक्स। और ई इंड्यूस अपना क्या हो जाएगा, इनफैक्ट ई इंड्यूस नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, ई कॉस थीटा इंटू डी एक्स। और ई आपको पता है क्या है,
वो है R/2 dB/dt और cos थीटा इंटू dx। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूं। R cos थीटा इंटू dx। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर अगर मैं एक डिस्टेंस d मानता हूं, सेंटर से इस रॉड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं d मानता हूं, सेंटर से इस रॉड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस आपको d है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इसे मैं d मानता हूं, तो r cos थीटा को हम d लिख सकते हैं। यहां से देखिएगा r cos थीटा इक्वल टू d, एक कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट आ रहा है। इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी मिलने वाली है। आप ये देख रहे हो कि मैं इस रेडियस वाले का नहीं, अगले रेडियस वाले का भी निकालूंगा, अगले रेडियस वाले का भी निकालूंगा, तो मुझे जो r cos थीटा है वो d के बराबर ही होगा। r cos थीटा जो होगा वो d के बराबर ही होगा, तो r cos थीटा को मैं यहां पे d लिख सकता हूं, ठीक है। तो बचेगा केवल क्या, केवल dx इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो d है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो पहले r cos थीटा को मैं d लिख सकता हूं, तो इसको और क्या लिख दूं, d/2 dB/dt इंटू dx। और केवल मैं अब dx इंटीग्रेट करूंगा, ये देख पा रहे हो सभी बच्चे, और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से ये -L/2, अगर टोटल आप L लेते हो, ये सेंटर लेते हैं, तो ये L/2 है और ये इधर -L/2, तो -L/2 प्लस L/2 ये लिख सकता हूं। और इसको आप VA से VB, पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल रहे हो, तो आप इसको VA से VB लिख सकते हो। तो VB माइनस VA जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा रॉड के लॉन्ग, वो मैं लिख सकता हूं d/2 dB/dt इंटू L, dx का L/2 माइनस और माइनस L/2, तो ये L बन जाएगा। बोलो, अब थोड़ा सा इस रिजल्ट को और देखिए। d हमें नहीं पता था, d हमें नहीं पता था, तो d को हम जो भी डेटा गिवन है उसके फॉर्म में लिख लें। जब आप यहां से यहां चलोगे तो इसके लिए भी d आप लिख सकते हो। d क्या हो जाएगा, ये L/2 और इस ट्रायंगल से d निकाल लो, इस ट्रायंगल से आप d निकाल सकते हो। ये अपना d है, ये r है, ये L/2 है, तो d क्या हो जाएगा, r² माइनस L² का अंडर रूट। तो आपको फाइनली VB माइनस VA क्या मिलता है, वो मिलता है L/2 dB/dt, और d को आपने लिखा अंडर रूट r² माइनस L²/4। चेक करिएगा भाई, तो हमें मिल रहा है VB माइनस VA इक्वल टू, ये अगर लेते हो तो 4 का बाहर आएगा, तो इधर आएगा L/4 dB/dt अंडर रूट 4r² माइनस L²। तो नाउ दिस इज योर रिजल्ट, ये होगा VB माइनस VA। E cos phi इंटू dx कैसे हुआ, तभी से मैं यहां पे आपको क्लियर कट डायग्राम बना रहा हूं, आप वही चीज दोबारा घूम के पूछ रहे हो, यही थोड़ी अजीब बात लगती है। इतना कुछ समझाने के लिए ही तो बताया था भाई। फिर से देख लीजिए, ये ER है, जो हमारा जो नेट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रॉड के लॉन्ग नहीं है, इस सर्कल के टेंजेंट में है। इतना क्लियर कट डायग्राम बना हुआ है, तो टेंजेंट में है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा
इसका ये ई इंड्यूस का जो कंपोनेंट होगा रॉड के लॉन्ग, वही तो इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा भाई। तो इस ईआर का यहां पे ये कंपोनेंट लिया गया है, यही ईआर है या ई है, आप ई लिख लीजिए, कंफ्यूज हो रहे हैं तो ई लिख लीजिए, ठीक है। तो ये ई जो है आपका होगा ई कॉस थीटा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन और जनरेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। डीएक्स अपोजिट डायरेक्शन में कहां लिया है यार, कैसे देख रहे हो, नहीं दिख रहा है क्या? ये सेंटर से, ये सेंटर माना गया है, एक्स पे जाके आगे डीएक्स लिया है, कहां अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, कहां अपोजिट में है? ये यहां से रॉड के जो ये सेंटर से आप एक्स के आगे ही तो बढ़ रहे हो डीएक्स, और ई कॉस थीटा भी इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में कहां है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड केवल मॉड निकाला है, हमेशा आपको बता दिया है मैंने, आपको मैग्नीट्यूड से ही मतलब रखना है। माइनस साइन बस लेंज लॉ के लिए है, जो आप पहले से निकाल चुके हो। इसी माइनस डीबी बाई डी से आपने डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है, तो वो आपने पर्पस सॉल्व कर लिया है। फोर्थ स्टेप कौन सा है? तो आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा को मैंने क्या लिखा है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इससे ये समझ में आया कि डिफरेंट सर्कल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, उसमें जो ये आर कॉस थीटा, आर भी चेंज हो रहा है और कॉस थीटा भी चेंज हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर हमें एक कांस्टेंट डी दे रहे हैं। तो उसका हमने फायदा उठा लिया, ठीक है, और केवल डीएक्स को इंटीग्रेट किया। अब डीएक्स का लिमिट क्या है, देखो डीएक्स की लिमिट क्या है, ये कहां से कहां वेरी करेगा भाई, यहां पर 0 है, इधर से 0 से L/2, ये ओरिजिन माने हो ना, तो 0 से L/2, और इधर अपना -L/2, तो -L/2 से L/2, 1/4 विल बिकम 1/16। अरे मेरे प्रभु, कहां 1/4, ये L/2 का स्क्वायर है, तो L/2 का स्क्वायर करोगे तो L²/4 आएगा, 16 कहां आएगा यार, ठीक है, और 4 का अंडर रूट से बाहर जाएगा तो 2 बाहर जाएगा, और ये बिल्कुल दुरुस्त है ये रिजल्ट, ठीक है। चलिए, तो ये अपनी कहानी है, लेकिन इसका मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड भी देता हूं, देखिएगा क्या है अल्टरनेट मेथड। देखिए, विदाउट इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन नहीं सोचना है, कैसे, यही अपने पास सेम था, सेम ही क्वेश्चन है, इसका अलग मेथड दे रहा हूं मैं आपको, विदाउट इंटीग्रेशन। आपने क्या किया है, यही रॉड था आपका, है ना, तो जो ये रॉड आपको दिख रहा है, आप एक इमेजिन करो कि इसको क्लोज लूप बनाओ, चालाकी से। क्लोज लूप कैसे बना रहे हो, देखो आप इसको क्लोज लूप ऐसे बना रहे हो, इसके साथ सेंटर से जोड़ रहे हो एक और रॉड, और एक ये दूसरा रॉड, ऐसे सोचो, और इसको बना दो ट्रायंगुलर लूप, ठीक है, कंडक्टिंग वायर मान लो, है ना, कंडक्टिंग वायर मान लो। तो यहां पर ये अपना सेंटर है, अब आपने कंडक्टिंग मान लिया, ये अपना ए है, ये अपना बी है, ठीक है। तो अब इसको आपने क्लोज लूप मान लिया। मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसे इंड्यूस हो रही है, वैसे ही सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी इंड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है, सर्कुलर हो रही है, इस तरीके से, यही आपने बोला। ठीक है, ऐसे सर्कुलर जो है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए चालाकी ये है कि आप इसको पूरा क्लोज लूप बना रहे हैं, तो पूरे क्लोज लूप में मैं बात कर रहा हूं, है ना, पूरे क्लोज लूप का क्या होगा, जो आप ये लिखते हैं क्लोज लूप E.dl, यही तो लिखते हैं ना,
जो बताया है कि ईडीएल होगा। तो यहां पे अब क्लोज लूप आपका है CAB। आपने एक हाइपोथेटिकली आपने यहां पे भी एक वायर लगाया, यहां पे भी, और इसको एक क्लोज लूप बनाया, ट्रायंगुलर बना लिया। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा। अब सभी को पता है कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इसके लिए क्या होगा, इस सर्कल का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसा होगा, ऐसे टेंजेंट होगा। ठीक है, ऐसे टेंजेंट होगा। अब इस वाले के लिए भी क्या होगा, इस वाले के लिए भी आप बता सकते हो टेंजेंट ही होगा हर जगह पे। वैल्यू अलग अलग होगी, R/2 dB/dt, R चेंज होगा, इंड्यूस चेंज होता जाएगा। लेकिन मैंने क्लोज लूप बना के क्या फायदा लिया है, और कैसा क्लोज, आप बोलो सर क्लोज लूप तो कैसा भी बना सकते थे, आपने सेंटर वाला ही क्यों लिया है, उसमें भी राज है। उसमें राज ये देखो कि आप ये बता सकते हो कि यहां पे देखो ये जो ई इंड्यूस होगा और इसका जो डीएल है, ये दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं भाई, ये रेडियल है, ये टेंजेंशियल है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो जो मैंने हाइपोथेटिकल ये जो लाइन बनाई है, एक लूप लिया है ना, तो इस लूप के लिए और इस लूप के लिए क्या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट इसके अलोंग आ रहा है क्या, देखो ये भी अपना परपेंडिकुलर है, यहां पर ये भी परपेंडिकुलर है, तो क्या इसका कोई कंपोनेंट आ रहा है, बताओ, इसका कोई कंपोनेंट अलोंग द वायर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिएगा आप यही तो लगाओगे, मैं मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहा हूं इसलिए माइनस नहीं ले रहा हूं, A dB/dt है ना, A dB/dt यही तो लिखोगे। और A क्या होता है, इफेक्टिव एरिया इन विच फॉर लूप मैं लिख रहा हूं, फॉर लूप ACB के लिए है ना, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं। तो आप मुझे बताओ कि यहां पर इसको मैं बाइफरकेट कर सकता हूं, 3 में लाइन इंटीग्रल है ये, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल अगर कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या करूंगा, इसके 3 सरफेस मान लेता हूं, एक AC, CB और AB। तो ऐसे लिख सकता हूं E.dl फॉर AC प्लस E.dl फॉर AB प्लस E.dl, अब सबका अलग अलग कर रहा हूं इसलिए सर्कुलर हट जाएगा, ये गॉस में भी आपने किया है, CB इक्वल टू एरिया, ये पूरा एरिया जो लूप के अंदर जो एरिया है, फ्लक्स लिखते हो ना आप, तो इस लूप के अंदर का एरिया, तो लूप के अंदर का एरिया जो होगा वो अभी हम लिखेंगे, लूप के अंदर का जो एरिया है A dB/dt, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी केवल। अब आप सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें ये पार्ट आप देख रहे हो कि E और डीएल हमेशा किधर होता है भाई, डीएल किधर होगा, आई की डायरेक्शन में, आई इंड्यूस सभी को पता है इसमें कैसा होगा, आई इंड्यूस अपना इसमें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, आई इंड्यूस, ये आई इंड्यूस होगा है ना। तो आई इंड्यूस जिधर होगा उधर ही डीएल वेक्टर होगा, तो डीएल, ये डीएल होगा अपना, और इसका डीएल ऐसा होगा, इसका डीएल इधर होगा। तो डीएल आप देख रहे हो कि डीएल इन डॉट ई, ये इस पार्ट और इस पार्ट के लिए 0 होने वाला है, इस पार्ट और इस पार्ट के लिए 0 होने वाला है, मतलब ये 0 होगा और ये वाला भी 0 होगा। रीजन सभी को क्लियर है कि
E इज परपेंडिकुलर टू dl, यहां भी E इज परपेंडिकुलर टू dl, तो बचा केवल ये, और इसमें E और dl, E डॉट dl जो आप कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो भी अपने पास E डॉट dl यहां पर आएगा, ठीक है, इसको रहने दीजिए, तो E डॉट dl नेट इंड्यूस जो होगा यही E इंड्यूस हो जाएगा। आप कंपोनेंट ओम्पोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, इसी को आप करेंगे जो हमने अभी किया भी है, तो यही E इंड्यूस होगा। किसके बराबर होगा? वो मॉड के बराबर, हम साइन नहीं ले रहे हैं। एरिया ऑफ द, एरिया किसका? वो पूरे लूप से जो फ्लक्स पास हो रहा है, यहां पर ये जो एरिया क्या है? एरिया ऑफ लूप होगा, जो आपने लूप लिया है ना, तो इस लूप से जितना फ्लक्स पास हो रहा है वही है ना भाई, तो एरिया क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस, बेस हो जाएगा L इंटू यही D जो आपने अभी D माना था, ये जो आपने अभी D निकाला था, तो ये डॉटेड से कर दूं, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपने D मान रखा था, तो ये D क्या लिखेंगे? D की वैल्यू क्या लिखेंगे? इजिली लिख सकते हैं हाफ इंटू L और ये पूरा dB बाई dt, तो हाफ L इंटू डी क्या लिखेंगे? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट dB बाई dt। तो यहां से आपको मिलता है सेम वही चीज, L बाई 4 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर dB बाई dt। बोलो भाई, तो ये क्लियर है सभी को? सेम रिजल्ट आएगा। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और आप कुछ ऐसा लूप चूज कर पा रहे हो, है ना, कुछ ऐसा लूप चूज कर पा रहे हो जिसमें से दो पार्ट के लिए E डॉट dl जीरो ही हो रहा है, तो आपको इन दोनों के वजह से तो कुछ मिलना नहीं है, तो मिलेगा इसी की वजह से। तो आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट यहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप देखो कि यहां पे रॉड को मैं अगर और छोटा कर दूं, मान लो ये रॉड को और नीचे कर दूं, तो कुछ पार्ट इसका बाहर निकल जाएगा, है ना, और कुछ रहेगा, कुछ पार्ट अपना बाहर रहेगा, कुछ रहेगा। तो अपने पास उसके अकॉर्डिंग आप यहां से बता सकते हो कि L आपका चेंज होगा, आप वो देख लेना, तो नया लूप आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया लिख लोगे, ठीक है। तो अब इस मेथड को ज्यादा आप फॉलो कर सकते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल मेथड है। चलिए, तो इसी पे मैं आपको अगर कुछ सोचने के लिए क्वेश्चन दूं, जैसे मान लीजिए सेम जोन है और मैंने रॉड ऐसे रख दिया, रॉड जो रखा है वो एक तरीके से मान लो ऐसे रख दिया डायमेट्रिकली, और एक बार रॉड मैंने जो रख दिया है वो कुछ ऐसे रख दिया इसके टेंजेंट पे, 2r रेडियस का ही ले रहे हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आपकी यही है सर्कुलर जोन में, ये बी है अपना, वही सेम बी है, बी चेंजिंग विथ कांस्टेंट रेट, dB बाई dt, ठीक है। ये अपना रॉड ए बी है, दो सिचुएशन में रखा गया है, रेडियस r है, r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर जोन, ठीक है, और लेंथ ऑफ ए बी, एल ए बी जो है 2r है,
लेंथ ऑफ ए बी जो है आपको कितना दिया है, 2r है। तो अब आपको बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा दोनों के केस में। इस केस में आपको बताना है VB माइनस VA या VA माइनस VB, और इस केस में भी बताना है। अब ठीक है, मॉड ले लिया है, दोनों केस में आपको यही बताना है, मतलब साइन आप देख लेंगे, कौन हाइयर होगा कौन लोअर ये भी आप देख सकते हैं। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया भाई रौनिक, बहुत बढ़िया। तो ये तो सभी बच्चे आप बता सकते हैं कि फर्स्ट केस में इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ये तो सभी बच्चे बताइए, एक बच्चा क्यों बता रहा है। नहीं भाई, ई जो है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है और स्मॉल ई इंड्यूस लिखा है भाई विशाल, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होइए। ये देखिए सिंबल अलग अलग है, इसको ईएमएफ लिखा जा रहा है, ई इंड्यूस लिखा जा रहा है, दिस इज ई इंड्यूस, पोटेंशियल है ये, और ये ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। ये पूरा जो है ई इंड्यूस है, ये एरो करके लिखा भी हुआ है, ये इंड्यूस ईएमएफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में 0 होगा, सभी लोग गेस कर पा रहे हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो टाइम वेरिंग अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अपनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सर्कुलर जोन होगा, और ये पूरा डायमेट्रिकली है। देखिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे ही तो होगा, तो हर जगह पे आप देख रहे हैं कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये तो सबको अब सूझ रहा होगा कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लीजिए ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है, अपोज करने के लिए। यहां पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ई इंड्यूस आप देख रहे हैं कि ई जो है वो डीएल के हमेशा जो है अपने पास क्या होगा, ये जो डीएल है इसके परपेंडिकुलर है, ये ई है, और डीएल वेक्टर आपका ये है, दिख ही रहा है सभी को, यहां देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। और डीएल अपना ये है ना, तो डीएल अपना ये रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा, इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा लेंथ के लॉन्ग, इसीलिए ये 0 होगा। VA इक्वल माइनस VB, यहां का आंसर आप आंख बंद करके बता सकते हो 0। यहां पर क्या करोगे, R² dB बाई dt, ठीक है भाई, मन की आंखों से देखो विशाल, आपको इस सिंबल में अंतर नहीं नजर आता क्या मेरे भाई? इन दोनों सिंबल में अंतर नजर नहीं आता, ये फील्ड माना गया है इस सिंबल को, और ये ईएमएफ माना गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइए। चलिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप इंटीग्रेशन से करेंगे तो बहुत तकलीफ में आएंगे। आप सीधे सीधे क्लोज लूप बनाओ, इसमें आप क्या करोगे, सेंटर से आप यहां पे एक क्लोज लूप बनाओ, जो अभी ट्रिक बताया आपको, ऐसे, और ये मानो कि अब ये पूरा कंडक्टिंग लूप है, CAB का लूप है। यहां पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन है उसी लॉजिक से ये रेडियल डायरेक्शन में है। तो आप सभी को पता है कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए, इन दोनों के लिए तो 0 ही होने वाली है। आप बोलो सर ये बाहर पड़ा है, तो सभी को पता है ना कि ये तो ऐसे ही चलती जाएंगी, लाइंस तो चलती ही जाएंगी। ये इंड्यूस होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को पता है कि इस वाले दोनों के लिए जो इंड्यूस की जो डायरेक्शन होगी वो तो आपकी इसके परपेंडिकुलर जा रही है भाई, डीएल के, ये परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है। लेकिन यहां आपको क्या ध्यान रखना होगा वो भी समझने वाली बात है। एरिया इफेक्टिव कौन सा लेते हैं, जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है आप एरिया जो लेते हैं उसमें फ्लक्स से देखते हैं ना आप, तो फ्लक्स आप यहां पे बताओ क्या हो जाएगा। फ्लक्स जब अगर आप देखोगे तो आप डायरेक्ट अब ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये 2r दिया था मैंने, तो यहां से आप इसका एंगल जज कर सकते हो।
ये भी आर है इसका मतलब, और ये भी आर है। कौन सा? नहीं, ये आर दिया हुआ है मैंने, हाँ ये आर है। तो ये थीटा कितना हो जाएगा? π/4 दिख रहा है, और ये भी अपना π/4 हो जाएगा। तो आप जो लोगे एरिया के लिए, जो लोगे फ्लक्स, यहां तो फ्लक्स है ही नहीं, यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इतने जोन में। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इतना जोन एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये जो आप जोन देख रहे हो ये वाला, और इधर एक जोन देख रहे हो, इसको आपको, यहां पे फ्लक्स नहीं है, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, सेक्टर का एरिया होगा, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमें सेक्टर का एरिया लेना होगा, बिल्कुल। तो आप अब ये डायरेक्ट कर सकते हो, ई इंड्यूस के लिए सीधे सीधे बी इंटू ए कर दीजिए, है ना, वो हो जाएगा। फ्लक्स अगर आप लिखना चाहोगे तो फ्लक्स हो जाएगा अपने पास बी इंटू ए, और ई इंड्यूस हो जाएगा अपने पास dB/dt। एरिया जो है अवेलेबल जो मैग्नेटिक फील्ड का है, तो ये हो जाएगा a dB/dt। ये जो एरिया है यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर B 0 है शेडेड पार्ट में, ये शेडेड पार्ट में B 0 है। तो आपको केवल B यहां तक का लिखना पड़ेगा जो सेक्टर का है। तो अब यहां सेक्टर का एरिया हो जाएगा r² θ/2, थीटा टोटल एंगल सबस्टेंट है। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, r² θ/2, तो वो हो जाएगा r² थीटा, थीटा अपना है π/4, है ना, /2, और dB/dt r² θ/2, यही होगा ना सेक्टर का एरिया। तो r², अच्छा ये दो है ना सेक्टर, π/4 के दो हैं, तो इंटू 2 भी होगा। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर होगा इंटू dB/dt। तो यहां से अपने पास आ जाएगा पाई r²/4 dB/dt। दिस इज योर आंसर। तो सीधे सीधे आपको ये इंड्यूस ईएमएफ मिल जाता है, और ये किसके क्रॉस होगा? AB के। चलिए अब ये भी गेस कर लेते हैं, ये भी गेस कर लेते हैं कि कौन हायर पोटेंशियल है, कौन लोअर पोटेंशियल। सभी बच्चों को पता है कि dB/dt इंक्रीजिंग है, तो इंड्यूस ईएमएफ जो डेवलप होगा, इसमें आई इंड्यूस की डायरेक्शन इधर ही होगी, आई इंड्यूस भी इधर ही होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जैसे यहां पर है देखिए, तो अगर आप, या यहां पर है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो टेंजेंट आप लोगे इस पे ऐसा, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। अब आप पोलैरिटी गेस कर रहे हैं, पोलैरिटी गेस करिए। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इस इलेक्ट्रॉन पे जो इसके लॉन्ग वाला कंपोनेंट होगा, जो इसके लॉन्ग वाला कंपोनेंट होगा वो ड्रिफ्टिंग देगा, और ड्रिफ्टिंग जो है लोअर साइड देगा। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग इधर होगी भाई, ये इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होगा, क्लियर है, और इधर होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। तो आप हो सकता है कि आपसे ई इंड्यूस का नेट पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में पूछे, मतलब VA माइनस VB होगा, ये हो जाएगा अपना ये VA माइनस VB। तो इस तरीके से आप हायर और लोअर पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है। बहुत बच्चों ने मेहनत की, पता लगा वो VB माइनस VA या VA माइनस VB में ही फंसे हुए हैं। तो ये सभी लोग इजीली यहां से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा दूसरे टाइप का, कि मान लीजिए आपने पास एक इंसुलेटेड एन्युलर डिस्क है, इंसुलेटेड एन्युलर डिस्क है। एन्युलर समझते हो कि कुछ पार्ट उसका मतलब हॉलो है, एन्युलर डिस्क है, ठीक है। और इस एन्युलर डिस्क इंसुलेटेड है, ये डिस्क जो है अपना इंसुलेटेड डिस्क है। इंसुलेटेड है, कंडक्टिंग नहीं है,
ठीक है। और आपने क्या किया है, इस पे इसके पेरीफेरी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इसके पेरीफेरी पे इसके पेरीफेरी पे आपने क्या किया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इस तरीके से, केवल पेरीफेरी पे है ना, ये इंसुलेटेड है तो बाहर कंडक्ट नहीं हो पाएगा वो चार्ज, तो चार्जेस केवल पेरीफेरी पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ये चार्जेस केवल कहां पर है, पेरीफेरी पे, आउटर वाले के। इंसुलेटेड है, जैसे जहां चार्ज दोगे वहीं पड़े रहेंगे। लैम्डा इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जा रही है, यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरीके से जा रही है, इसको पास करते हुए। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी फ्लो हो रही है इस तरीके से। और आपने क्या किया है, इसको हैंग कर रखा है इस तरीके से कि ये इस पे रोटेट कर सकता है। यहां पे इसको बांध के रखा है जिससे कि ये डिस्क जो है रोटेट हो सकती है, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकती है। ठीक है, थ्रेड से बांध रखा है इसको आपने। और ये जो दिया हुआ है, ये आपको ए दिया हुआ है और ये आपको आर दिया हुआ है। ये ए है, ये आर है, ठीक है। और ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बी है जो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है। सेटअप सबको क्लियर हो गया। एक डिस्क है एन्यूलर, पूरा इंसुलेटेड है, उसके पेरीफेरी पे तुमने चार्ज फैला रखा है और उसको बांध रखा है, किसी वायर से आपने बांध रखा होगा किसी भी तरीके से, जिससे कि ये इसके अबाउट क्या कर सकती है, ऐसे ऐसे घूम सकती है, ठीक है। और आपको इसमें बताना है कि पहले कुछ लिख दो इसमें, फाइंड ओमेगा ऑफ द डिस्क when magnetic field is switch off। जैसे ही आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, तो आपको बताना है कि इसमें एक ओमेगा आ जाएगा। पहले तो वो सोचिए ओमेगा क्यों आएगा, कमेंट करके बताइए कि जैसे ही मैंने, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, टाइम वेरिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को यहां से गायब कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो ये डिस्क में एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। ये जल्दी से बताइए कमेंट करके, आप समझ पा रहे हैं तो बताइए जल्दी से। मास एम ले लीजिएगा, लिख देता हूं, मास ऑफ द डिस्क है ना, डिस्क कैन रोटेट about the point of suspension। जल्दी बताइए। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फील्ड के रेट चेंज हो गए हैं, बिल्कुल। आप ये बताइए कि अभी इसमें कोई फ्लक्स जा रहा है,
है ना। अचानक तुमने फ्लक्स जो B इंटू ए था उस फ्लक्स को जीरो किया, तो चेंज इन फ्लक्स तो हुआ ना मेरे भाई किसी टाइम में, वो टाइम लगा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में भाई स्विच, फिर से समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, आपने उसको स्विच ऑफ किया, तो स्विच ऑफ में थोड़ा बहुत इंटरवल तो होगा कि जहां पर बी था अब बी गायब है, तो बी था और बी जीरो है, इनके बीच में चेंज इन फ्लक्स आएगा और वो टाइम वेरिंग ही है, डेल्टा टी टाइम मान लेते हैं, तो उसके वजह से यहां पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और सभी लोग इसका डायरेक्शन बता सकते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। इनिशियली फ्लक्स है और अचानक जीरो हो रहा है, फ्लक्स पॉजिटिव से जीरो हो रहा है, तो फ्लक्स पॉजिटिव से जीरो हो रहा है मतलब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो इस फ्लक्स के डिक्रीज करने से जो इंड्यूस आई होगा, आई जिधर होगा उधर ही ई होगा, तो जो इंड्यूस करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा जिससे इसको सपोर्ट मिले। तो सपोर्ट के लिए आई इंड्यूस कैसा होगा, ऐसा होगा जिससे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड इसको सपोर्ट करे, तो आई इंड्यूस आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा जिससे इसको यही बी मिले। तो आई इंड्यूस अगर इधर होगा तो इलेक्ट्रिक जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी आपकी किधर होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी अपना इसी डायरेक्शन में होगा, ई इंड्यूस की डायरेक्शन आपकी ऐसी होगी, ठीक है। तो ये इधर आपको एक ई इंड्यूस मिलेगा। और ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आर रेडियस का है, दैट विल अप्लाई ए टेंजेंशियल फोर्स, सभी चार्जेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा, सभी चार्जेस पे इस पे क्या लगाएगा, टेंजेंशियल फोर्स। तो ये टेंजेंशियल फोर्स के वजह से इसमें टॉर्क आएगा और इस टॉर्क के वजह से ये घूमेगा। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए तो अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो ई होगा, ई इंटू क्या होगा, लाइन इंटीग्रल करेंगे किसका, आर रेडियस का, तो यहां आएगा ई इंटू 2πr। ये क्लियर है। एरिया में आपको ध्यान रखना है कि एरिया में केवल मैग्नेटिक फील्ड का होगा, वो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर केवल, और इधर होगा डीबी बाई डी टी, डीबी बाई डी टी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप साइन के साथ ले रहे हैं, यहां पे साइन का इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है वो समझिएगा अभी। अगर मैं साइन लेके अगर आप चल रहे हैं तो देखिए क्या होगा, पाई ए स्क्वायर क्यों लिखा है ये सबको क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी इतनी ही जोन में थी, ठीक है। तो ई इंड्यूस हो जाएगा अपने पास ई इंटू 2πr इक्वल टू पाई ए स्क्वायर माइनस डीबी बाई डी टी। ये क्लियर है सभी को। तो यहां से हम ई इंड्यूस निकाल लेते हैं। ई इंड्यूस अपने पास आएगा, पाई से पाई कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर अपॉन 2r माइनस डीबी बाई डी टी, ठीक है। माइनस साइन आपको क्लियर है, क्या बता रहा है कि जैसे जो उसका रेट है उसके अपोजिट। अब ये जो भी इंड्यूस आया है सभी डी क्यू पे लगेगा। भाई ये इंसुलेटेड है, यहां पे कोई लेना देना नहीं है, यहां कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इज ओनली ऑन द पेरीफेरी, ये ध्यान रहे। तो फोर्स जो लगेगा इसके वजह से वो क्या लगाओगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2πr, दिस इज टोटल चार्ज क्यू। ये जो टोटल चार्ज क्यू होगा वो होगा लैम्डा इंटू 2πr। तो टोटल फोर्स क्या होगा, टेंजेंशियल, एफ टेंजेंशियल क्या होगा, Q इंटू ई। टोटल फोर्स जो टेंजेंशियल होगा वो अपने पास होगा Q इंटू ई, ये लिख सकते हो। और Q जो है वो कितना है, लैम्डा इंटू 2πr इंटू ई है ए स्क्वायर अपॉन 2r डीबी बाई, मैं साइन के साथ ही लेके चल रहा हूं, अभी उसका रीजन बताऊंगा, माइनस डीबी बाई डी टी। तो एफ टेंजेंशियल आपको ये मिलेगा, कितना मिल रहा है एफ टेंजेंशियल, वो हो जाएगा, यहां इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, टॉर्क निकालने के लिए यहां इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। उसका रीजन सबको क्लियर है, क्योंकि सभी फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर ही आएगा, तो टॉर्क के लिए आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, सीधे एफ टी निकालिए और इंटू आर कर दीजिए। तो एफ टी अपने पास कितना आ रहा है देखिए,
2 पाई लैम्डा ए स्क्वायर, अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो लैम्डा पाई ए स्क्वायर माइनस डी बी बाई डी टी। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, टाउ, या हाँ टाउ क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा एफ टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो वो हो जाएगा लैम्डा पाई ए स्क्वायर आर माइनस डी बी बाई डी टी। ये मैं साइन के साथ लिखे जा रहा हूं, देखिएगा क्यों। अच्छा, सभी बच्चों को पता है कि टॉर्क होता है डीएल बाई डी टी, और यहीं से आई अल्फा भी आता है, यहीं से आई अल्फा भी आता है। देखिए कंडक्टिंग होगा तो दिक्कत होगी, कंडक्टिंग होगा तो मतलब आप चार्जेस पूरे पे देंगे तो आपको रिंग कट करके इंटीग्रेट मारना पड़ेगा। तो यहां पर ये टाउ को मैं लिख सकता हूं डीएल बाई डी टी, ठीक है। तो यहां से अपना डीएल जो है कैंसिल, dt कैंसिल आउट होता है, और फंक्शन देखिए कैसे बन रहा है, डीएल इज इक्वल टू लैम्डा पाई ए स्क्वायर आर माइनस डी बी। अब ये माइनस लिखने का अंतर आप समझिए, माइनस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं माइनस लेके नहीं चलूंगा तो क्या होगा कि आप लिमिट क्या देंगे, आप लिमिट यही तो देंगे कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियली 0 है, बट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बी था, और जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ तो यहां कुछ एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो आप देख रहे हैं कि लिमिट अलग अलग है, यहां लिमिट इंक्रीजिंग है, यहां लिमिट डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए मैं माइनस लेके चल रहा हूं। अगर कोई बच्चा माइनस लेके नहीं चलता है, शुरू से ही ये माइनस गायब कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो क्या करेगा, लिमिट भी इंक्रीजिंग देगा, फिर उसको अपने मन में ये समझना पड़ेगा कि यहां 0 से बी ही रखेगा और 0 से एल, ठीक है। वो थोड़ा सा मतलब जस्टिफाइड नहीं होगा, लेकिन आपको माइनस अगर नहीं ले रहे हैं तो आप दोनों साइड इंक्रीजिंग लिखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन में आप नहीं तो बेटर है कि माइनस लेके चलिए। तो यहां से आपको एल मिलेगा लैम्डा पाई ए स्क्वायर आर बी, और एल क्या होता है, सभी बच्चों को इतनी मैकेनिक्स तो आती है, आई ओमेगा, याद है सभी को, आई ओमेगा। तो एल हो जाएगा अपने पास आई ओमेगा, और आई जो होगा किसी डिस्क के लिए आई आपको दिया होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एम आर स्क्वायर आप लेते हो, हालांकि ये एन्यूलर है तो बेटर है कि हम इसको आई में ही लेके चले, ठीक है। या तो फिर ए को आप स्मॉल है तो ए को आप क्या करिए, ए को आप नेग्लेक्ट करके और टोटल एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं आई ओमेगा ही लिख रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं आई ओमेगा इक्वल टू लैम्डा पाई ए स्क्वायर आर बी। तो यहां से हमें ओमेगा मिलेगा, वो हो जाएगा लैम्डा पाई ए स्क्वायर आर बी अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। आप ये बात देख पा रहे हो कि ये जो टॉर्क है ये एंगुलर इंपल्स दे रहा है। अगर जो बच्चे थोड़ा बहुत मैकेनिक्स से फेमिलियर हैं, तो अगर जो बच्चा मैकेनिक्स से फेमिलियर है वो समझ पाएगा कि ये जो टॉर्क है ये नॉर्मल टॉर्क नहीं है, किसी मोमेंट का है। सडनली जैसे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का गायब होना, वहीं से जो है हमें टॉर्क मिलेगा एंगुलर इंपल्स, जे इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर इंपल्स से एंगुलर मोमेंटम आया। मैंने आई अल्फा क्यों नहीं लगाया? कोई बच्चा बोलेगा सर आई अल्फा लगाएंगे तो गलत होगा। नहीं, गलत नहीं होगा। आप यहां आई अल्फा लिखिए, टाउ को अगर आप आई अल्फा लिख रहे हैं तो फिर आई डी ओमेगा बाई डी टी लिख दीजिए, तो ओमेगा का फंक्शन बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आप आई अल्फा करेंगे तो ओमेगा को डी ओमेगा बाई डी टी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जस्टिफाइड ये है कि इंपल्सिव है ये, इसीलिए हम एंगुलर मोमेंटम पे बात करेंगे तो ये ज्यादा जस्टिफाइड लगेगा कि अचानक से ये जैसे ही गायब हुआ होगा वैसे ही ओमेगा आ गया होगा एंगुलर मोमेंटम की वजह से, क्योंकि इसका जो टॉर्क होगा वो इंपल्सिव होगा, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता कितने बच्चे जो है इस बात को पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि मैकेनिक्स बहुत बच्चों का अभी नहीं होगा क्लियर। तो शायद ये सभी लोग समझ गए इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे फंक्शन बनाना है। इसमें अगर आप माइनस लेके चल रहे हैं तो आपको यहां लिमिट जैसे है वैसे डालिएगा, अगर माइनस लेके नहीं चल रहे हैं तो दोनों साइड इंक्रीजिंग लिमिट डालिएगा, दोनों साइड इंक्रीजिंग लिमिट डाल दीजिएगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है?
चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इंसुलेटेड कंडक्टिंग सिलेंडर है। अब ये थोड़ा इसमें मैकेनिक्स रिलेट होगा। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे फेमिलियर होंगे। अच्छे क्वेश्चंस हमेशा मैकेनिक्स से मैग्नेटिज्म में रिलेट मारते हैं। मान लीजिए एक इंसुलेटेड रॉड है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है वो, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग रॉड है। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो कि यहां पे आपने एक इंसुलेटेड स्ट्रिंग रैप कर रखा है इसके ऊपर ऐसे, और इसके साथ ये स्ट्रिंग ऐसे लपेटा गया है, और लपेटने के बाद इसका जो एंड है वो यहां पर एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, वो यहां पर एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये सिलेंडर ऐसे हवा में नहीं है भाई, यहां पर ये सिलेंडर जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट फिक्स है, ये रोटेट करेगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकता है ना, इसके अबाउट ये ऐसे घूम सकता है, ठीक है भाई। और ये अपने पास m है, इसका मास m है, ये स्ट्रिंग है जो यहाँ पे रैप है। अब हुआ क्या है कि आपने इस पे जो है टोटल चार्ज इस सिलेंडर पे, लिखता जा रहा हूं मैं, देखिएगा सिचुएशन, नॉन कंडक्टिंग है, लाइट सिलेंडर है, मतलब उसका मास नहीं है, हैविंग चार्ज Q, चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, on the curved surface of the cylinder of the cylinder, ठीक है भाई। The system is released from rest, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। और ब्लॉक इज connected by insulated thread which is wind on the cylinder। तो मैंने जितना हो सकता है लिख दिया है। अब सिचुएशन सभी को क्लियर हो गई होगी कि सिलेंडर जो है, सिलेंडर जो है यहां पर क्या है, वाइंड है यहां पे रस्सी के साथ, और यहां पे जो चार्जेस हैं वो चार्जेस कहां पड़े हुए हैं, पूरे इसके
कर्व सरफेस पे आपने चार्जेस फैला रखे हैं। तो काफी मजा आएगा अगर आप इसको रिलेट कर पाएंगे तो। ठीक है, कैसे देखिए, इसका एक्सेलरेशन पूछा गया है। अगर ये t इक्वल टू 0 पे आपने इसको लाके यहां से छोड़ दिया तो कैसा मोशन होगा, पहले ये जज कर पा रहे हैं सभी बच्चे? इसका मोशन कैसा होगा कि जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, ये ऐसे ऐसे धागा जो है, ये धागा ऐसे ऐसे सिलेंडर ऐसे रोटेट होता जाएगा, ये धागा खुलता जाएगा और ये नीचे जाता जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? लेकिन यहां पे चार्ज है, ये नॉर्मल नहीं है। यहां पे ये सभी सिलेंडर पे आपने क्या रखा है, ऐसे चार्ज फैला रखा है। ये सिलेंडर जो है नॉर्मल नहीं है, इस पे आपने चार्जेस फैला रखे हैं और ये सिलेंडर रोटेट हो रहा है। तो कनेक्ट करो इसको, है ना, कनेक्ट करो अपने प्रीवियस नॉलेज मैग्नेटिक फील्ड वाले से कि अगर ये चार्ज जो है जब ये घूमेगा ऐसे, तो सारे चार्ज एक तरीके से सर्कल में घूम रहे होंगे और ये रेडियस आपको r गिवन है, ये रेडियस आपको r गिवन है। तो अगर सभी चार्जेस जो इस पे फैले हुए हैं वो एक r रेडियस में घूमेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, बोलो जल्दी, उनके घूमने की वजह से क्या होगा, इस सरफेस पे आप बोल सकते हो कि एक करंट आएगा, एक करंट आएगा। और करंट जो होगा, करंट फ्लोइंग, बिल्कुल ये सारे जो है, ये जितने भी चार्ज है वो एक करंट कैरिंग लूप बनाएंगे। तो क्या सभी बच्चों को ये क्लियर हो रहा है कि एक सोलेनॉइड बन जाएगा, ये एक सोलेनॉइड बन जाएगा? ये सभी को थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है भाई? ये एक सोलेनॉइड बन जाएगा मेरे भाई, इसको देख पा रहे हो क्या? ये एक सोलेनॉइड की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हो, इतना अगर आप समझ पा रहे हैं। ये सब है आपके एडवांस का रियल मायने में क्वेश्चन, बाकी तो लोग कुछ भी कराएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको एक सोलेनॉइड समझ पाए कि नहीं, पहले ये बताइए। आधा तो उसी में राज छुपा हुआ है। आप इसको एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड समझ पाए, इसको फील कर पा रहे हो कि ये एक सोलेनॉइड होगा जिसमें बहुत सारे टर्न्स रहते हैं और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा होगा? बताइए भाई, से जस्ट लाइक ए सोलेनॉइड। इसको सोलेनॉइड की तरह समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो अगर ये आप समझ पा रहे हैं तो इसमें जो करंट है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल भाई हमें अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि ये सारे चार्जेस फिक्स रेडियस में मूव कर रहे हैं, ये सारे चार्जेस फिक्स रेडियस में मूव कर रहे हैं। और लेकिन इसके एक्सेलरेशन की वजह से इसके लिए देखिएगा क्या हो रहा है। ये अपना mg है, ठीक, यहां पे टेंशन T होगा इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में टेंशन ऐसा होगा। तो इसी टेंशन की वजह से ये जो है क्या होगा, ये रोटेट होगा। ये इस तरीके से आपका ये ऐसे रोटेट होगा तो ये ऐसे खुलेगा और इसका एक्सेलरेशन इस समय यहां पर मान लीजिए a है और ये रोटेट हो रहा है आपका ऐसे, ये ओमेगा से ऐसे किसी इंस्टेंट पे अल्फा और ओमेगा रहेगा, मैं किसी इंस्टेंट पे मान रहा हूं ये ओमेगा है और इस इंस्टेंट का ये वेलोसिटी है, ये सब इंस्टेंटेनियस है। ये मान लीजिए ब्लॉक की वेलोसिटी है, v से नीचे जा रहा है और ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। ओमेगा और v दोनों हमेशा चेंज होंगे। किसी मोमेंट पे मैंने माना कि इसकी वेलोसिटी v है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ओमेगा है। कंस्ट्रेन मोशन, यहां पे मैकेनिक्स थोड़ा यूज होगा कि जिस रेट से ये खुलेगा उसी रेट से ये नीचे जाएगा, मानते हो कि नहीं? तो अगर ये x इक्वल टू आर थीटा तो dx बाई डी टी कंस्ट्रेन मोशन है आर डी थीटा बाई डी टी, तो आप ये बोल सकते हो v इक्वल टू आर ओमेगा और a इक्वल टू आर अल्फा, ये सब आप जानते हो। तो यहां v इक्वल टू आर ओमेगा की बात कर रहे हैं, तो यहां पे अगर ये v से जा रहा है तो ये ओमेगा से ऐसे
रोटेट हो रहा है और ये V से जा रहा है। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं कि जिस रेट से ये धागा खुलेगा उस रेट से ये नीचे जाएगा, यही चीज लिखा हुआ है। तो रोटेशन के वजह से ये थीटा रोटेट हुआ तो उससे धागा कितना खुला, x, तो ये x नीचे गया। यही कंस्ट्रेंट मोशन यहां पे यूज होगा। अब आगे आते हैं जो अपनी फिजिक्स मैग्नेटिज्म वाली यूज होगी। सभी चार्जेस जो हैं अपने कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट हो रहे हैं, तो सभी बच्चों को पता है कि इसका रिजल्ट कि अगर चार्ज जो है, यही तो याद होगा सभी बच्चों को, ओमेगा से अगर ये घूम रहा है ये चार्ज इस रिंग में, है ना, तो अगर मान लो यहां पे जो भी क्यू है, टोटल क्यू जो आप ले रहे हैं टोटल, तो इसकी वजह से जो अपने पास करंट आएगा आई, वो सबको पता है क्या हो जाएगा, क्यू ओमेगा अपॉन क्यू बाई टी, और टी है 2 पाई बाई ओमेगा, तो क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। यहां पे इस तरीके से कई सारी रिंग होंगी, सभी के डीक्यू डीक्यू क्या होंगे, इंटीग्रेट होके टोटल चार्ज दे देंगे। आप अगर इसमें डी लेते हो और यहां डीक्यू लेते हो एक के लिए, एक रिंग के लिए, तो ऐसे कई सारे नंबर ऑफ रिंग बनेंगे, तो टोटल आई होगा डी आई। आप डायरेक्ट लिख सकते थे, और डी आई हो जाएगा ओमेगा और 2 पाई उस इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहेंगे, और डी क्यू टोटल आपका क्यू है, तो क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई ये करंट होगा। और सभी का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, सभी का मैग्नेटिक मोमेंट ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, डीएम मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आप इसका लिखने वाले हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस पूरे सिलेंडर के वजह से वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा, सभी डीएम एक साथ जुड़ेंगे, तो वो क्या लिखेंगे आप, म्यू नॉट एनआईए, ध्यान दीजिएगा एनआईए। तो आई अपने पास ये है, एन तो एक ही है, तो ये हो जाएगा क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है। आप जो पूरी रिंग है ना, आप शायद समझ रहे होंगे सब लोग, ये जितनी भी इसमें रिंग कटेगी सबका मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा, सभी मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ जाएंगे, तो वो आप लिखेंगे क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये हुआ आई इंटू एरिया, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। पहले ये क्लियर है सभी बच्चों को, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। आप बोले सर ये क्यों निकाल रहे हो आप, क्योंकि हम टॉर्क जो निकालेंगे, आप ध्यान दीजिए ये मासलेस है, इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है ना, तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, आई 0 है तो इस पे नेट टॉर्क 0 करेंगे हम, ये कॉन्सेप्ट है। एन नहीं आएगा भाई, कैपिटल एन जो आप बता रहे हो वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर टोटल चार्ज लिख दिया है, टोटल चार्ज मैंने लिख दिया है, तो इसीलिए एन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। टोटल चार्ज मैंने यहां पे लिख दिया है, एक रिंग के लिए नहीं, डायरेक्ट आप डीएम अच्छा लिखो, आप यहां पे डीएम क्या होगा, डीएम आप एक रिंग को एक टर्न मान रहे हो, एक रिंग को एक टर्न मान रहे हो, तो डीएम क्या लिखोगे, आई इंटू ए, और वो हो जाएगा डी आई इंटू ए, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो केवल डी आई तो इंटीग्रेट होगा यार, और डी आई इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एम इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर, वही चीज किया गया है, और आई मैंने लिख दिया है। तो यहां पे पकड़िए, आई अपना जो है नेट 0 है, तो आई अगर 0 है तो टॉर्क भी 0 होगा, दो लोग टॉर्क दे रहे हैं, हाँ भाई स्ट्रिंग मासलेस है, तो दो लोग इसको टॉर्क दे रहे हैं, एक सिलेंडर का टॉर्क होगा, सिलेंडर का जो टॉर्क होगा वो इस तरफ होगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में, ये टाउ ड्यू टू टेंशन होगा, और ये वाला जो होगा टाउ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, टाउ ड्यू टू टाउ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अपने पास कैसे आएगा वो सभी लोगों को क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड का हमने अभी क्या लिखा है, आई, एम लिखा है, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, बी तो मैंने अभी आपको दिया ही नहीं है, बी तो देना होगा ना फिर इसके लिए, बी तो मैंने नहीं दिया है आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड तो देना पड़ेगा ना भाई,
यहां मैंने कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा है, क्वेश्चन बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो देना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा भाई, उसको आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए होगा ना, तो इसको बी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लीजिए, यूनिफॉर्म है, बी आप ले लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बी है, बिना बी के कैसे होगा? अच्छा नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सॉलिनॉइड क्या फील्ड होगा, बिल्कुल खुद ही ठीक ठीक। ये जितने भी करंट कैरिंग वायर है वो सॉलिनॉइड बनाई, यहां मैंने बनाया भी हुआ है, लिखा नहीं था। ये जो सॉलिनॉइड बनेगा इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बी ऐसा होगा एक्सिस के लॉन्ग, तो ये बी होगा इसका एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, और ये अपना ओमेगा होगा, तो ओमेगा कैप भी इधर ही होगा और बी कैप भी इधर ही होगा, दोनों एक्सिस के लॉन्ग होंगे, है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। बी हम लिख सकते हैं, अब बी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? बी होगा एक्सिस के लिए म्यू नॉट एन आई, अब यहां लिखा जाएगा एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान दीजिएगा मैंने स्मॉल एन नहीं लिखा है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ लिखा है, तो म्यू नॉट एन इंटू आई, तो यहां पे ये B और ये M, अब दोनों का आप क्या करेंगे? M क्रॉस B करेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा M क्रॉस B करेंगे तो M की डायरेक्शन किधर जाएगी भाई? M और B वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आएंगे क्या? M क्रॉस B अगर करते हो तो इसका टॉर्क और टेंशन का टॉर्क दोनों को इक्वेट करना है। हाँ, टॉर्क 0 होगा, हाँ मैं भी वही देख रहा हूं कि M और B पैरेलल आ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा M और B पैरेलल आ रहा है ये तो, क्योंकि जब ये रोटेट होगा तो सॉलिनॉइड बनेगा, तो सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सिस के लॉन्ग ही होगी, ठीक है, और जिधर रोटेट होगा उधर ही पॉजिटिव चार्ज रोटेट होंगे, तो करंट ऐसे बनेगा, तो मोमेंट भी इधर ही जा रहा है। क्वेश्चन सही से बना नहीं पाया क्या? थोड़ा सा आप लोग देखिए, कुछ सुधार की गुंजाइश है इसमें। मैग्नेटिक फील्ड M क्रॉस B नहीं भाई, इंड्यूस करिए आप, इंड्यूस आप लोग भूल गए। यहां पर क्या होगा, चलिए मैं बताए दे रहा हूं, यहां पे जो टॉर्क होगा वो इंड्यूस के वजह से आएगा, M क्रॉस B का कोई चक्कर नहीं है, यहां पे जो टॉर्क आएगा वो ई इंड्यूस की वजह से आएगा। आप बोलोगे सर ई इंड्यूस क्यों होगा? ई इंड्यूस इसलिए होगा क्योंकि यहां पर ओमेगा चेंज हो रहा होगा। चलिए मैं अभी आपको वेलोसिटी से लिख के दिखा देता हूं कि बी टाइम का फंक्शन आएगा, इसको हटा रहा हूं, है ना, बी से लेते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा, बी की बात करते हैं। आप मुझे पहले ये बताइए कि v जो होगा वो क्या होगा? v होगा आर ओमेगा, है ना, और v को मैं किसी टाइम में 80 लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू 80 ब्लॉक के लिए, तो v को अगर मैं 80 लिख दिया इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा देखिए टाइम का फंक्शन आ रहा है 80 बाई आर, ओमेगा टाइम का फंक्शन आ रहा है, और ओमेगा अगर टाइम का फंक्शन आ रहा है तो करंट भी टाइम का फंक्शन आएगा भाई। करंट कितना आ जाएगा? Q अपॉन 2 पाई इंटू ए बाई आर टी, तो करंट आएगा क्यू ए अपॉन 2 पाई आर टी, ठीक है। अब चमक रहा है आप लोगों को कि करंट भी हर मोमेंट पे टाइम का फंक्शन होगा, और जब करंट होगा टाइम का फंक्शन तो उसका जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम का फंक्शन आने वाला है। क्या होगा वो? म्यू नॉट एन बाई एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाई एल इंटू आई,
एन यहां पे एक ही सिलेंडर है, 1 होगा, तो म्यू नॉट इंटू बाई एल इंटू आई, आई क्या होगा, क्यू ए अपॉन 2 पाई आर इंटू टी। देखिएगा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड आपको ये दिख गया कि वो फंक्शन ऑफ टाइम है, 2 पाई आर एल इंटू टी। ये दिखा सभी बच्चों को कि मैग्नेटिक फील्ड अपना टाइम का फंक्शन है। एम क्रॉस बी से टॉर्क नहीं आएगा, यहां से ई इंड्यूस होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जो है इस पे टॉर्क देगा, शायद सब लोग समझ गए। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर ही इंड्यूस होगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी होगी, अगर आप इसको और डीपली एनालाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिएगा, ये जो आपका सिलेंडर था, अब ये कितने बच्चों को सवाल झिला या नहीं झिला वो मैं नहीं गारंटी दे सकता, लेकिन बना बहुत मतलब बढ़िया सवाल है ये, बहुत कुछ सीखेंगे इससे आप। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कैसा होगा बताइए। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आप यहां पे ये देखिए, ये एक्सिस पहले बना दूं तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसा आएगा भाई, देखो मतलब मैं एक पे बना रहा हूं, ऐसे पूरे पे होगा, है ना। ये सब आपकी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, ये ऐसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे होंगी, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, और आप देख रहे हो कि वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, बी अपना फंक्शन ऑफ टाइम है, इंक्रीजिंग है, तो बी अगर टाइम का फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इस, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो आई इंड्यूस इधर होगा, जिससे कि ये इसको ई इंड्यूस की डायरेक्शन आप ऐसे दिखाएंगे। तो देखिए टॉर्क आपको अलग मिलने लगेगा, इसमें ऐसा होगा, हर जगह पे ई इंड्यूस की डायरेक्शन आप अगर टेंजेंट देख रहे होंगे तो ऐसा होगा, मतलब टेंजेंशियल होगी, और चार्जेस भी ऐसे ही हैं। ये अपना ई इंड्यूस होगा भाई। तो अब थोड़ी बहुत कहानी सबको क्लियर हो गई होगी। तो जब ये अगर ये इंड्यूस होगा और यहां पे जो चार्जेस भी हैं वो भी इसी तरीके से रखे हुए हैं, देखिए, तो आप यहां पे टॉर्क लगाओगे कि नहीं, चार्जेस जब ऐसे हैं तो इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं इंड्यूस का, जो इसको टॉर्क दे रहा होगा एक रिंग पे, ऐसे सभी रिंग पे होगा, और वो क्या होगा, जैसे मान लो आप डी क्यू इंटू ई इंड्यूस, ये फोर्स होगा, और इसकी वजह से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो यहां पे एक टॉर्क लगेगा डी टाउ का, तो ऐसे टोटल टॉर्क आएगा, शायद सभी लोग समझ गए होंगे। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें जो टाउ ड्यू टू ई इंड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू टाउ ड्यू टू टेंशन, टेंशन का टाउ और टेंशन का टॉर्क, टेंशन का टॉर्क और इस ई इंड्यूस का टॉर्क दोनों बैलेंस करेंगे, और इसका टोटल आप टॉर्क बता सकते हो क्योंकि आपको ई इंड्यूस पता है। अब आई आपने निकाल दिया हुआ है, ये बी है, तो ई इंड्यूस क्या हो जाएगा, पहले ई इंड्यूस निकाल लें। ई इंड्यूस होगा इंटू 2 पाई आर, फिक्स आर रेडियस पे है ये, तो इतने वाले से ही हमें मतलब होगा, तो ई इंटू 2 पाई आर इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी। मैग्नेटिक फील्ड भी पूरा इसी आर जोन में होगा, तो यहां से आपको मिलेगा वही ई इंड्यूस आर बाई 2 डीबी बाई डी टी, ठीक है। और अभी आपने बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला था, वो कितना था, म्यू नॉट क्यू ए अपॉन 2 पाई आर एल, बी कितना था, म्यू नॉट क्यू ए अपॉन 2 पाई आर एल
इंटू टी। तो dB बाई dt कितना हो जाएगा? हो जाएगा म्यू नॉट क्यू ए अपॉन 2 पाई आर एल। ए ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है, वही निकालना है। तो ई इंड्यूस अपने पास कितना हो जाएगा? r बाई 2 इंटू म्यू नॉट क्यू ए अपॉन 2 पाई आर एल। तो r से r कैंसिल होता है, म्यू नॉट क्यू ए अपॉन 4 पाई एल। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, अब ई इंड्यूस आपको मिल गया। अब ये जो ई इंड्यूस होगा इसका टॉर्क, पहले फोर्स लिख लो। फोर्स क्या होगा? फोर्स हो जाएगा सीधे सीधे ये जो ये ई इंड्यूस है ना, टोटल, ये टोटल चार्ज पे लगेगा टेंजेंशियल, सभी पे टेंजेंशियल जो आपको बताया। तो यहां डी टाउ अगर लिखता है कोई बच्चा, इसमें इंटीग्रेशन की सोचने की बात नहीं थी, क्योंकि ये ऐसा होगा, देखिएगा ई इंड्यूस तो सभी डी क्यू के लिए वही होगा। तो अगर आप टाउ नेट लिखते हो तो केवल डी क्यू इंटीग्रेट होगा, जो 0 से क्यू होगा, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो ई इंड्यूस इंटू क्यू टोटल फोर्स हो गया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ये टॉर्क हो गया इसका। और ये किसके टॉर्क के बराबर होगा? टेंशन के। तो टेंशन का टॉर्क होगा टी इंटू आर, दिस इज इक्वल टू ई क्यू आर इंटू ई इंड्यूस। तो क्यू आर ई इंड्यूस की वैल्यू आपके पास है कितनी? म्यू नॉट क्यू ए अपॉन 4 पाई एल, दिस इज इक्वल टू टी। अब टेंशन भी हमें निकालना पड़ेगा आर के टर्म्स में, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको ब्लॉक पे जाना होगा, काफी मेहनत ले रहा है ये एम है, ये एम जी है, और ये टेंशन है, और ये एक्सेलरेशन है। तो इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइए, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। तो टी क्या हो जाएगा? एम जी माइनस ए। तो आप यहां पे टेंशन की वैल्यू पुट करिए, तो क्यू स्क्वायर म्यू नॉट आर अपॉन 4 पाई एल। ठीक है, ये ए का एक टर्म यहां पे इक्वल टू, यहां पे आएगा एम, टेंशन की वैल्यू रख रहा हूं, जी माइनस ए अपॉन में आर। ये आर से आर फिर कैंसिल होता है, क्यू स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एल ए इक्वल टू एम जी माइनस एम ए वाले टर्म को एक तरफ लाइए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एल इज इक्वल टू एम जी। तो एक्सेलरेशन आएगा, कांस्टेंट ही आएगा एक्सेलरेशन, एम जी अपॉन 1 प्लस क्यू नॉट स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एल। ये आ जाएगा भाई एक्सेलरेशन। देखिएगा जरा, कुछ गलती हो तो बताइएगा। एक सेकेंड, यहां पे एम ए भी होगा क्या? यहां एम डिवाइड होगा ना इसमें, चेक करिएगा भाई। यहां से एम जी माइनस ए, तो वो तो मैंने लिख दिया, इंटू आर। अब ये m जो है, हमें a को एक तरफ लेके आना था ना, तो m को एक काम करिए, नीचे डिवाइड करिए ना, m को यहां पे डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे m कॉमन लिया है, तो m यहां पे डिवाइड कर दीजिए। रुकिए, एक स्टेप ऐसे लिख लीजिए, यहां पे m डिवाइड कर रहा हूं और यहां g माइनस ए कर रहा हूं। तो a को इधर ले आओगे तो यहां पे एक m रहेगा, यहां केवल g रहेगा। डायमेंशनली भी दिख रहा है, वो सही नहीं था। तो यहां पर अब a जो आएगा वो आएगा g अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ml। तो दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब आप सभी बच्चे चेक कर सकते हो कि अगर चार्ज को 0 कर दो, सिलेंडर को नॉर्मल रख दो, तो एक्सेलरेशन जो है g के बराबर होगा। वो होना भी चाहिए था।
ठीक है, तो ये था क्वेश्चन अपना। इसको घर में जाके एक बार और देखिएगा आप लोग, मैंने इसमें बहुत कुछ यूज किया है। ठीक है, कहानी यहां से शुरू है, तो कहानी में M क्रॉस B से काम नहीं है। तो जो हम लोग देख रहे थे कि M क्रॉस B टॉर्क नहीं दे रहा है, वो भी लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, बट M क्रॉस B जो है टॉर्क नहीं दे रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन एडवांस 2022 में था। नहीं, मतलब इसके जैसा हो सकता है, ये क्वेश्चन नहीं था भाई। ये क्वेश्चन कहां होगा 2022 में? ये PYQ नहीं है, इसके जैसा हो सकता है, आई डोंट नो। चलो, तो आप लोग इसको जो है सोलिनॉइड जो है मान के अगर आप चमक गया तो वहां से आप कर सकते थे। सोलिनॉइड वाला एन मिस नहीं किया है मेरे भाई रॉनिक, ध्यान दीजिएगा। ये जो बी अगर आप ये लिखते म्यू नॉट NI, ये था आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको मैंने क्या बना दिया है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये लिखा है। और ये अपना 1 है, एक ही टर्न है ना, जो कैपिटल N है वो पूरा अपना सिलेंडर एक ही है, एक ही टर्न है, तो आपने उसको 1 लिख दिया है। पूरे L लेंथ में एक टर्न माना है, पूरे सिलेंडर को एक माना है, तो N इक्वल टू 1 लिखा है, तो वो सही है, गलत नहीं है, मिस नहीं किया मैंने कुछ भी। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा, कुछ इधर उधर होगा तो नेक्स्ट टर्न पे बताइएगा। ठीक है, कुछ अगर इधर उधर कुछ होगा तो बताइएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये सही है। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन बहुत बड़ा था तो इसमें इधर उधर कुछ हो सकता है, बट एक बार घर में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, PDF में मैं भी चेक कर लूंगा। चलिए फिर कल मिलते हैं फिर, ओके।